हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू स्टडी में। राइट टू स्टडी जो बेसिकली हमारा चैनल है वो क्या है, वो टीजीटी पीजीटी के लिए और सी टेट यूपी टेट इन सभी प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल है। इसमें आपकी प्रिपरेशन कराता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टीजीटी है और पीजीटी है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो क्या है, लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है और उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखा भी होगा कि हम 100+ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। जहाँ पे मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है, तो मैं आपको उस तरह से भी कराऊंगी, उसे समझाऊंगी, उसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगी हर एक क्वेश्चन को। लेकिन हाँ, 100+ क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सप्लेनेशन भी साथ में करनी है। मैं ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी और वो सभी पार्ट्स आप देखिएगा जो कि आपका 100+ क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। ठीक है, जैसा कि टीजीटी पीजीटी ये वीडियो एकदम फ्री है, कोई भी इस पर कॉस्ट नहीं है। बस हाँ, अगर आपको इसमें नोट्स चाहिए जो कि हार्ड कॉपी है वो चाहिए, तो आप मुझे नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे बताइए आपका नाम, आपका जो भी जैसे भी आपको चाहिए, मेल पे चाहिए, किस पे चाहिए, मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, उसके अलावा बस मैं यही कहूँगी कि मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रैजिक हीरो इज कॉल्ड। जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या अच्छे से जिसकी प्रिपरेशन चल रही है, वो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अच्छे से याद भी कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का जो करेक्ट आंसर है वो है पेरिपीटिया। ठीक है, पेरिपीटिया है जो कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कहा जाता है। ये होता क्या है, और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट है जो कि ट्रैजिक हीरो, किसी ट्रैजिक हीरो या प्रोटैगनिस्ट का एक टर्निंग पॉइंट दिखाता है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि अगर आपको किसी ट्रेजेडी में हीरो को दिखा रहा है कि वो फेल हो रहा है, उसके फेलियर्स दिखाए जा रहे हैं, तो उसके बाद अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से उसको सक्सेस मिलने लगती है। या जस्ट इसका वाइस वर्सा कर लीजिए कि सक्सेस मिल रही थी और अचानक ऐसा ट्रेजेडी हुआ, ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि वो फेल होने लग गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, ये जो होता है ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, किस्मत का उलट पलट हो जाता है यहाँ पे, तो ये इसे कहा जाता है पेरिपीटिया। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैथारसिस भी है, ये ज़रूर पूछा जाता है। कैथारसिस भी क्वेश्चन में आता है। तो कैथारसिस मतलब होता है क्लिनजिंग और प्यूरिफिकेशन। क्या होता है, क्लिनजिंग एंड प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब होता है शुद्धिकरण करना। मतलब कि आप अपना मन को साफ कर लें, कोई मन में बोझ न रखें, दुख न रखें या परेशानी ना हो आपके अंदर, उस चीज़ को हटा देना। अब वो हटाया कैसे जाता है, बाहर कैसे आता है? वो बाहर आता है आपके पिटी एंड फियर से। मतलब आपके जो दुख है, आप जब रो लेते हो, जब आपको कोई दुख होता है तो आप जब क्राई कर लेते हो, रो लेते हो जी भर के, तो वो दुख जो है कम हो जाता है, आप बहुत हल्का फील करते हैं ना। तो वही जो ट्रेजेडी होती है उसका एक मोटिव होता है कि जो ट्रेजेडी में शो करना चाहता है, अगर बहुत सैडनेस है, बहुत दुख का दिखा रहा है ट्रेजेडी की, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो हमारे आंखों में जब आंसू आ जाता है ना, जब हम रोने लगते हैं, तो वो वहाँ पे कैथारसिस हुआ, वो जो है कैथारसिस वहाँ पे हुआ, हमारा वो कैथारसिस होता है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी लाइक कैथारसिस होता है क्या, कि किसी भी ट्रेजेडी का जो एंड होता है ना, वो कैथारसिस होता है। मतलब जो ट्रेजेडी हमसे कराना चाहता है वो हमारे अंदर आ जाए, लाइक हमें वो फील कराना चाहता है, काफ़ी सैडनेस और क्राई कराना चाहता है, तो हम वो क्राई हम रोने लग जाएं, तो वो कैथारसिस होता है। हमें डर बैठाना चाहता है, कोई ऐसी ट्रेजेडी जिससे मर्डर हो रहा है या ऐसा कुछ हो गया, बहुत कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, ये वो, तो एक डर सा होता है ना, फियर सा आ जाता है। तो हमारे अंदर जब वो आ जाता है तो वो एक कैथारसिस है। ठीक है, तो ये होता है
जो एक तरह से आप कहते हैं रिकवर्स द पर्सन थ्रू क्राइंग, राइटिंग, शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग विद अदर्स। जब हमें कोई दुख होता है ना, हम हल्का कब फील करते हैं, जब हम या उस चीज़ को लिख लें कहीं पे, या हम उसके लिए क्राई कर लें, या फिर किसी और से शेयर कर दें, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, ये कैथारसिस, ठीक है, हल्का करने का, हल्का, हम अपने दुख को हल्का करते हैं, ठीक है। तो ये कैथारसिस है, मीन्स वो फीलिंग को लाना जो कि ट्रेजेडी चाहता है, एक इमोशनल डिस्चार्ज है। ये क्या है, एक इमोशनल डिस्चार्ज है, ठीक है। जब हम रोते हैं तो हम हल्का फील करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कैथारसिस, राइट। सो एपिसल भी बता देती हूँ। एपिसल क्या है, एक लिटरेरी कंपोजिशन है इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, ठीक है। ये एक बहुत ही फॉर्मल लेटर है और बहुत लंबा लेटर लिखा जाता है, लिटरेरी टाइप में रहता है, ठीक है, कंपोजिशन होता है ये। नाउ पोएसिस क्या होता है, पोएसिस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि ऐसी कोई चीज़ जो लोगों को कभी पता नहीं था और उसे एक नए टर्म में या नई तरह से हम उसे चेंज करके कुछ नया बना के लाए, जो कि अब लोगों को पता चल गया, लोगों को कुछ नया बताना। या फिर आप कह सकते हैं द एक्टिविटी इन विच अ पर्सन ब्रिंग्स समथिंग इनटू बीइंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, कुछ ऐसी चीज़ जो कि पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लाइक एक वैसा मैं आपको कॉमन सा एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक कोई लकड़ी है, ठीक है, लकड़ियाँ आप सभी जानते हैं, लेकिन लकड़ी का ग्लास बनता है, ये जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो वो तब जानते हैं जब वो ग्लास को बनाया गया है, ठीक है, जब वो यूज़ में आया है, एग्जिस्टेंस में आया है, तब आप उस चीज़ को जानते हैं। तो ये होता है पोएसिस कि किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना, ठीक है। अब हो गया हमारा ये चारों ऑप्शन मैंने बता दिया, इसका जो करेक्ट आंसर था वो है बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who quoted these lines about tragedy? ट्रेजेडी के बारे में इनमें ये लाइन जो है ये किसने कही है? The plot then is the first principle and the soul of tragedy. The character holds the second place. तो जो प्लॉट होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, कैरेक्टर का प्लेस सेकंड होता है, मीन्स ये सेकंड प्रिंसिपल होता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है एरिस्टोटल ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Who defined tragedy in the following manner? ट्रेजेडी को इस तरह से किसने डिफाइन किया है? Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. ये किसने कहा है ये लाइन? तो ये जो लाइन कहा है अगेन एरिस्टोटल ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Morality plays were written in the 15th and 16th century, in the 17th century, in the 18th century और in the 19th century. तो ये है इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। आंसर इज ए। अब मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं, यू शुड नो दिस। सो मोरालिटी प्लेस क्या होता है, सीरियस प्लेस होते हैं, ठीक है, सीरियस प्लेस विच डील्ड विद एब्स्ट्रैक्शंस एंड एलेगरीज, ठीक है। क्या होते हैं, एक ऐसी प्लेस होते हैं ये जिसमें कि कुछ किसी चीज़ में लीनता दिखाई जाती है कि हम किसी चीज़ में लीन हो गए हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखाते हैं, लाइक किसी की क्वालिटीज़ दिखाते हैं, ठीक है। मॉरलिटी प्लेस मतलब यहाँ पे मॉरल से रिलेटेड है, ठीक है। सिंबॉलिक मेटाफर होता है ये, किसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं और लाइक उनकी क्वालिटीज़ को, उसके सिंस को, उसकी ग्रेस को, या उसके गुड एंड बैड चीज़ों को, या रिपेंटेंस को, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, शो करते हैं इस प्ले में, ठीक है। सो समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मोरालिटी प्लेस जो है उसे हम ये भी कह सकते हैं, एक अगर वन वर्ड में मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ मोरालिटी प्लेस को कहा जा सकता है कि ये क्या है, ये सीरियस प्लेस होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेस जो सीरियस होते हैं, जिसमें कि किसी कैरेक्टर की एक पर्टिकुलर कुछ क्वालिटीज़ होते हैं या टाइप्स होते हैं, वो वहाँ पे शो करता है। लाइक कोई स्टोरी है जिसमें किसी कैरेक्टर के सिंस की बात हो रही है, ठीक है, उसकी जो पाप है उसने जितने किए हैं, जो वहाँ पे गलतियाँ कर रहा है उसके बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है। या उसकी कुछ जो गुड या जो भी है अच्छी क्वालिटीज़ को दिखाया जा रहा है, गुड क्वालिटीज़ कोई दिखाई जा रही है, ठीक है। और उसमें रिपेंटेंस कोई दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, वो हम एक सीरियस प्ले वहाँ करते हैं जिसमें कि कैरेक्टर की पर्टिकुलर क्वालिटी को वहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। सो ये जो ऐसे प्लेस हैं वो 15 से 16 सेंचुरी में लिखे जाते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन
डीकंस्ट्रक्शन जो लिटरेरी टर्म है ये किसने ओरिजिनेट किया और किसने नेम दिया? तो मैं आपको बता दूं कि जो डीकंस्ट्रक्शन है ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? तो ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है ये? एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जिन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था और नेम दिया था। तो वो फ्रेंच फिलोसोफर हैं जैक्विस डेरिडा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट है द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड। अच्छा, मैं थोड़ा फिफ्थ में डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो नॉवेल होता है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं या कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, आप कह लीजिए, उसमें जो कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तो टेक्स्ट की क्या है कि एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं आ रही हो, मतलब कई सारी मीनिंग आ रही हो। जितनी बार हम उसे पढ़ते जा रहे हैं ना, हमें उतनी बार उसकी मीनिंग अलग ही अलग समझ में आ रही है। कभी कुछ समझ में आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, उसमें से कुछ अलग ही मीनिंग निकलता चला जाता है। या जितने लोग पढ़ेंगे उसकी मीनिंग उतने लोग अलग अलग तरह से समझेंगे, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को समझना, लिखे हुए जो टेक्स्ट है उसको समझना और उसकी डिफरेंट मीनिंग्स निकालना, या जो निकलता है अगर उसकी मीनिंग, तो उसे कहा जाता है डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम 6 देख लेते हैं। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग। अब लिटरेरी आर्ट जो है उसके सब्जेक्ट को जो रिडिकुलस और इवोकिंग बनाता है टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न, उसे क्या कहते हैं? तो ये तो इजी है, आपको पता ही होगा कि जो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि काफ़ी रिडिकुलस होता है। रिडिकुलस मतलब क्या है? जो बहुत ही सिली होता है, मूर्खतापूर्ण होता है, या इवोकिंग होता है, हमें कुछ याद दिलाता है, किसी चीज़ की अनुभूति कराता है जो पहले से हुई है, या हम कुछ ऐसा हुआ है जो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, वो कुछ ऐसा याद दिलाता है। और जो मन बहलाने के लिए भी होता है, अम्यूज़मेंट के लिए भी होता है, और स्कॉर्न के लिए भी होता है, तिरस्कार करने के लिए भी होता है। तो इस टाइप का जो लिटरेरी आर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सिर्फ रिडिकुलस और इवोकिंग होता तो हमारा आंसर हो जाता सटायर। लेकिन यहाँ अम्यूज़मेंट जो वर्ड आ रहा है, मन बहलाना, हंसाना, तो ये वर्ड यहाँ पे आंसर को चेंज कर रहा है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये रिडिकुलस, इवोकिंग वगैरह देख के आप सटायर लगा देंगे, तो ये सटायर ना हो के इसका आंसर है पैरोडी, ठीक है। अम्यूज़मेंट एंड स्कॉर्न, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखो, पैरोडी क्या होता है? एक ह्यूमरिस्टिक इमिटेशन होता है, ठीक है। ह्यूमर के साथ हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक। और इसका जो पर्पस है वो है लोगों को हंसाना और उस चीज़ को प्रेजेंट करना, दिखाना, ठीक है। लेकिन अगर सटायर की बात करें तो सटायर क्या होता है? सोशल कमेंट्री होता है। मीन्स हम कमेंट करते हैं, एक आयरनी प्रेजेंट करते हैं, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे आयरनी कहा जाता है, उसका यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा सीरियस होता है। ठीक, क्या होता है? सीरियस होता है। हम इस पर एक तरीके से ताना कसते हैं, इसके थ्रू हम जो सोसाइटी में जो बुरी चीज़ हो रही है या गलत चीज़ हो रही है, सटायर के थ्रू से प्रेजेंट करते हैं और एक तरह से व्यंग कसते हैं उस पर, ठीक है। तो ये होता है सटायर। तो ये सीरियस ही होता है। पैरोडी में मजाक होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कपिल शर्मा का जो शो आता है उसमें देखिए बड़ी बड़ी बातें कर जाता है और वो कॉमेडी की तरह करता है ना, तो उसे पैरोडी कहा जाता है। अब मेलोड्रामा क्या है? मेलोड्रामा क्या है? स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील होता है, ठीक है। ये थोड़ा सेंटिमेंटल चीज़ होती है, ठीक है। यू कैन से एक्सेसिवली सेंटिमेंटल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें दुख और ये वो काफ़ी मेलोड्रामा सुना होगा आपने, काफ़ी नौटंकी टाइप होती है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो वो हो जाता है मेलोड्रामा। एलेग्री, एलेग्री क्या होता है? एलेग्री होता है सिम्बॉलिक मेटाफर। इसमें मेटाफर का यूज़ होता है, ठीक है, और इस पर दिखाया जाता है किसी को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है। देखिए पैरोडी का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। चार्ली चैपलिन को आप जानते हैं? चार्ली चैपलिन ने एक मूवी बनाई थी, उसे कहते हैं ग्रेट डिक्टेटर।
तो कौन है डिक्टेटर, ग्रेट डिक्टेटर? आपको भी पता ही होगा कौन है ग्रेट डिक्टेटर, वो है हिटलर। तो हिटलर पे ही इन्होंने ये एक पैरोडी बनाई थी, जो कि एकदम कॉमेडी की तरह बनाई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को प्रेजेंट किया था कि हिटलर जो है वो क्या थे, ग्रेट डिक्टेटर थे और किस तरह से थे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the term curtain raiser indicates in drama? कर्टेन रेजर मतलब जो कर्टेन को रेज करता है, उठाता है, ये वहीं से ये जो टर्म है इसे निकाला गया है, यूज़ किया गया है। ठीक है, तो क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। देखिए क्या होता था, जब प्ले शुरू होने वाला होता है तो जो कर्टेन होता है, स्टेज का जो कर्टेन है, उसको क्या किया जाता है, रेज किया जाता है। ठीक है, उठाया जाता है। तो यहीं से आया है, जैसे वो कर्टेन उठता है तो एक छोटा सा प्ले यहाँ प्रेजेंट किया जाता है, जो कि मेन प्ले के पहले किया जाता है। ठीक है, सो जैसे ही कर्टेन उठता है वैसे वो प्ले शुरू होता है, जो कि क्या होता है, एक शॉर्ट प्ले होता है, उसे कहा जाता है कर्टेन रेजर। ठीक है, एक मेन प्ले शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा प्ले, जो कि एक इंट्रो देगा या एक आपको उस मेन स्टोरी का एक आइडिया देगा, जो भी है उसके पहले का कुछ बता रहा है, या प्रेजेंट का कुछ, पास्ट का कुछ बता रहा है, या फ्यूचर में किसी के साथ कुछ हुआ, कुछ भी शॉर्ट स्टोरी जो भी वो बताना चाहते हैं वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ इसका आंसर है शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन? ये क्या है, आप बता सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन? तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो है अवान गार्ड। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अवान गार्ड। सो अवान गार्ड जो है इसका मीनिंग क्या है? तो अवान गार्ड जो है, ये मैं बता दूँ, अगेन ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और ये जो वर्ड है, ये क्या है, इसका मतलब होता है कि जब हम देखिए, अच्छा ठीक है, मैं एक बार आंसर बता देती हूँ। न्यू राइटिंग्स दैट इज़ इनोवेटिव, कोई ऐसी राइटिंग जो बहुत इनोवेटिव हो। ठीक है, कुछ नई हो, बहुत नई हो, जो कि सारी जो बाउंड्रीज है ना उसको क्रॉस करके, जो अभी तक किसी ने ना किया हो, कुछ वैसा उन्होंने लिख दिया हो। ठीक है, राइटिंग्स दैट पुशेस द बाउंड्रीज एंड इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है किसी ने, तो उसे कहा जाता है अवांगार्ड। ठीक है, न्यू राइटिंग्स दैट इज इनोवेटिव, कुछ इनोवेटिव, बाउंड्री से बाहर कुछ हट के किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ नया लिखा है। राइट। नाइन्थ है, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? तो ये क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? तो ये है टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें एक स्ट्रीम मतलब एक तरह से पूरा इस तरीके से धारा चली आ रही है, किसकी? कॉन्शियसनेस की। मतलब कि ये क्या है, एक नैरेटिव मोड है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? एक नैरेटिव मोड है। ठीक है, इसमें क्या है, एक तरह से एक पूरा वेव सा आ जाता है, किसका? थॉट्स का, फीलिंग्स का, जो कि हमारे माइंड में चलता रहता है। ठीक है, जब हम क्या देखते हैं, ये एक टेक्निक है। क्या है ये? टेक्निक है विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो हमारे इनर थॉट्स या फीलिंग्स को दिखाता है। ठीक है, इट इज़ द मेथड दैट अटेम्प्ट्स to depict the multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind। ठीक है, ये ऐसे फीलिंग्स को शो करता है जिसमें कि हमें डिफरेंट हम चीज़ों को सोच रहे हैं, हमारे जो अंदर की थॉट है या फीलिंग है उसको बाहर लाता है, उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? तो ये क्या है, एक नैरेटिव मोड है जिसके थ्रू क्या करता है, वो कैरेक्टर की जो इनर थॉट है या फीलिंग्स है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर वर्स लिबर। वर्स लिबर का अनदर नेम क्या है? फ्री या ओपन वर्स होता है। तो फ्री और ओपन वर्स का मतलब क्या होता है? लाइक इसमें क्या होता है, फ्री एंड ओपन वर्स में इट डज नॉट कंसिस्ट मीटर पैटर्न्स, राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न। इसमें कोई भी मीटर पैटर्न नहीं होता, राइम नहीं होता, कोई भी म्यूजिकल पैटर्न, मीटर पैटर्न और म्यूजिकल पैटर्न कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री लिखा जाता है, कोई भी राइम स्कीम कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें नेचुरल स्पीच चलती है, जो भी कहना चाहता है पोएट वो उसमें कहता है। क्लियर? आप नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है आप बताएंगे, आप मुझे कमेंट में लिखिए व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स।
ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको जल्दी से देखें क्या है। ये अगर आता है पहले से तो मुझे आंसर लिख के बताएं कि व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। ठीक है, नाउ कैस्यूरा इज़ सॉरी ये सेज्यूरा होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है सेज्यूरा। सेज्यूरा इज़ अ डैश इन अ लाइन। तो सेज्यूरा क्या है? सेज्यूरा एक पॉज होता है। जब हम पोएम पढ़ते हैं ना तो कुछ वर्ड्स के बाद पॉज आता है, या एक सेंटेंस के बाद लास्ट में जो पॉज आता है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होने से पहले जो पॉज आता है, तो उसे कहते हैं सेज्यूरा। ठीक है, तो ये क्या है? एक पॉज है लाइन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? पोएटिक लाइसेंस क्या है? ये आपका आंसर होगा लिबर्टीज़ विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। छूट, जो फ्रीडम है, लैंग्वेज को हम अपनी तरह से यूज़ कर सके, जैसे हम पोएट्री लिखना चाहते हैं वैसा हम लिख सकें, ये हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रीडम मिली है किस लिए? इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इफ़ेक्ट। एक पोइट्री में एक अच्छा इफेक्ट लाने के लिए हम उसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, कि पोएटिक लाइसेंस मतलब फ्रीडम है कि आप कुछ भी उसमें अपने मन से लिख सकते हैं, आप कुछ भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड। देखिए, यही मैंने बताया कि ब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन वेकिंग माइंड। एक अनब्रोकन सा क्या चलता रहता है इसमें? इस तरीके से फ्लो चलता रहता है। किसका? थॉट्स एंड फीलिंग्स का, थॉट्स और अवेयरनेस का। ठीक है, अब कहाँ चलता है? माइंड में चलता है। उसे क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाई कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? सो कैथारसिस का मतलब अभी मैंने जैसे सबसे पहले वही आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। यस, कुछ प्यूरिफिकेशन एंड क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग हमने पढ़ा था, तो उसे कहते हैं परगेशन। परगेशन वर्ड याद रखेंगे कैथारसिस के लिए। परगेशन मतलब होता है प्यूरिफिकेशन और क्लिनजिंग। ठीक है, जब किसी भी इमोशन का लाइक पीटी और फियर जो होता है, इन इमोशंस का परगेशन होता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है कैथारसिस। ठीक है, समझ रहे हैं ना? प्यूरिफिकेशन होता है पिटी के थ्रू या फियर के थ्रू परगेशन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कैथारसिस। नाउ नेक्स्ट इज द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। डिस्टोपिया जो टर्म है उसे वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, हाँ इसका आंसर हमारा यहीं पे है, प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। नहीं सॉरी, ये अच्छा ठीक है, प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड क्या होता है पता है आपको? ये होता है यूटोपिया। ठीक है, ये होता है यूटोपिया। अब इसी का उल्टा नीचे शायद ऑप्शन है, मैं देख लेती हूँ ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। डिस्टोपिया किसे कहते हैं? अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड को कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा वर्ल्ड जो कि दुनिया में मतलब है नहीं, कहीं रियल लाइफ में है नहीं, इट इज़ जस्ट इमेजिनरी। और वो कैसा है? बहुत ही बुरा है, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है, मर्डर हो रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, सब मतलब बहुत ही क्योस है, बहुत ही मतलब गंदगी है, बिल्कुल कुछ भी जहाँ पे अच्छा ना हो उसे कहा जाता है डिस्टोपिया। ठीक है, जहाँ पे प्लेजेंट ना हो, जो कि कोई भी अच्छी चीज़ ना हो जिससे कि हमें खुशी मिले, सिर्फ दुख दर्द परेशानी यही सारी चीज़ होती है, उसे कहा जाता है डिस्टोपिया। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्टोपिया यूटोपिया, आप इसे लर्न कर लें। मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा ना? आई होप यस। ठीक है, मैंने कंप्लीट कराया है 15 क्वेश्चन आज। अब नेक्स्ट क्लास में मैं 15 क्वेश्चंस और कराऊंगी। ये आज के लिए यहीं तक 15 क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चंस आप लर्न कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आपको ईद से रिलेटेड कहीं ना कहीं ऑप्शन अदर क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जो आज हमने पढ़ी है। ठीक है, सो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, और जो नीडी हैं उन्हें भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।